कि ये 15% या 30 रुपये जो बढ़ोतरी की है, ये सिर्फ वोट के समय में एक दिखावा है, लेकिन श्रमिकों का असली अधिकार 300 रुपया है। और जब तक 300 रुपया का अधिकार उनको नहीं मिलता, इसका मतलब ये समझिए कि हर एक श्रमिक का 70 रुपया ममता दीदी आज के डेट में खा रही है। मुझे लगता है ये उनके साथ धोखा है, और ये करके ममता दीदी ने फिर स्पष्ट ये दिखाया है कि चाय बागान के श्रमिकों के हितों के लिए वो नहीं है। मतलब सिर्फ उनको एक जो है एक मशीन की तरह जो है चाय पत्ती टीपने के लिए उपयोग में लिया जाता है, और वोट के समय में वोट बैंक के रूप में उनको देखा जाता है। ये जीटीए अगर चुनाव होता, लीगल होता, तो हम जरूर इसमें भाग लेते और चुनाव लड़ते। ये जीटीए नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, ये एक टेंडर है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। अगर जीटीए चुनाव होते हैं, मैं अभी भी हैं कह रहा हूँ, मुझे लगता है हमारे भविष्य के लिए एक बड़ी समस्या आने वाले समय में हो सकती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार कल को ये क्लेम कर सकती है कि जनता हमारे साथ है और जीटीए के साथ खुश है, और इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप करके कोई भी स्थायी राजनीतिक समाधान करे, वो उचित नहीं। मुझे विश्वास है कि हम जीटीए चुनाव को रोकने में सफल रहेंगे, और जो नेता लोग आज जीटीए के पक्ष में वोट मांग रहे हैं और जीटीए को एक विकास का मेरुदंड बता रहे हैं और गेटवे टू गोरखालैंड बता रहे हैं, मुझे लगता है ये सब छलावा है। उन्होंने कहा कि अलग राज्य के विषय को लेकर के सोशल मीडिया में बयानबाजी मत करो। कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं होगा या हम नहीं करेंगे। विवाद तो वो था जब ममता दीदी आई अलीपुर द्वार में, वो धमका के गई, अलग राज्य होगा, मैं अपना खून दे दूंगी या जो है मर जाऊंगी, होने नहीं दूंगा, जो भी था। क्योंकि आए दिन एक अलग राज्य की मांग उठती रही है, कभी नॉर्थ बंगाल, कभी राड़ बंगला, कभी जंगल महल, कभी जो है कलकत्ता को यूटी। तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उनका ये कहना था कि एक जिम्मेदार व्यक्ति और नेता होने के नाते जो है सोशल मीडिया और मीडिया में इस तरह के बयान आप लोग को नहीं देना चाहिए। उनका एक ये सीधा सुझाव था, और करने के लिए जब हम जाएंगे तो उसकी एक प्रक्रिया वो भी उन्होंने बताया। पश्चिम बंगाल से हम कोई अपेक्षा रख ही नहीं सकते, और विशेष इस टीएमसी गोरखाओं को लेकर के कुछ करेगी नहीं। हमारे कुछ भी संभावनाएं हैं तो वो केंद्र सरकार से ही है, वो मोदी जी और अमित शाह जी से ही है, मेरा ये स्पष्ट कहना है। नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव, और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। और सन एक्सप्रेस में फ़िलहाल एक्सक्लूसिव मौजूद है दार्जिलिंग जिले से सांसद, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश और मणिपुर भाजयुमो के प्रभारी श्री राजू बिस्ट जी। बहुत स्वागत है आपका राजू जी हमारे सन एक्सप्रेस में। आज सबसे बड़ी खबर के साथ मैं राजू जी का स्वागत करूंगा और अपने दर्शकों को यह जानकारी भी दूंगा, खासतौर से जो चाय श्रमिक मजदूर दर्शक हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि राज्य सरकार उनके जो वेजेस हैं उनमें बढ़ोतरी की है, 15% की बढ़ोतरी की है। पहले 202 रुपये था, अब उन्हें 235 रुपये के आसपास उन्हें पैसे मिलेंगे, और ये 1/1/2022 से प्रभावी होगा। उस चिट्ठी में लिखा गया कि काफ़ी समय से मीटिंग चल रही थी, काफ़ी समय से बैठकें चल रही थी, उस बैठक के बाद अब जो है ये इसको लागू कर दिया गया है। तो भाजपा हमेशा से हमलावर रहती है राज्य सरकार पर, बंगाल सरकार पर, कि तृणमूल कांग्रेस या राज्य सरकार कभी चाय बागान या फिर चाय श्रमिकों के हित में काम नहीं करती है। फिलहाल तो हित में काम करती हुई हमें नज़र आ रही है। राजू जी, इसे कैसे देखते हैं आप? राजीव भैया नमस्कार। पहली बात, हमारे श्रमिक के जेब में अगर 1 रुपया भी फालतू आता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि एक बार फिर टीएमसी चाय बागान के श्रमिकों के साथ छलावा कर रही है। उसका कारण है, हम सब जानते हैं 2020 में पार्लियामेंट द्वारा एक कानून पास हुआ, जो कानून मिनिमम वेज एक्ट की गारंटी सबको देता है, यानी समान काम के लिए सबको समान वेतन का अधिकार देता है। उस समय जब पार्लियामेंट्री कमेटी में मैं स्वयं लेबर कमेटी में था, तो बहुत डिटेल में उस पर काम किया, और प्लांटेशन को लेकर के उस बिल में हमें अलग चैप्टर भी बनाया, जिससे प्लांटेशन की अलग तरह की समस्या है उसका समाधान उस चैप्टर के माध्यम से हो। उन दिनों भाजपा हमारे अलायंस के अलावा जो पुराने सीपीएम और बाकी जो अन्य संगठन के लोग थे उनको पार्लियामेंट
कमेटी मीटिंग में भी बुलाया गया था, उनकी भी सुनवाई हुई। मैं भी खुद उनके साथ संपर्क में था और हमने जो चाय बागान के श्रमिकों की मिनिमम वेज से लेकर के अन्य सुख सुविधाओं को लेकर के जो अच्छा हो सकता है उस कानून में हमने पारित कर रखा है। और आज जो है मतलब उस कानून के अनुसार कम से कम 350 रुपये मिनिमम वेज चाय बागान के श्रमिकों को मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए 15% अगर कोई कटौती करता है किसी सुविधा के नाम से तो भी 290 से 300 रुपये मिनिमम उसको मिलना ही मिलना है। बिल पास हो गया, उसके रूल्स बन रहे हैं, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट होने के कारण पार्लियामेंट में पास हो गया, केंद्र सरकार की तरफ से गैजेट निकल गई, लेकिन उसके रूल्स बनने स्टेट ने बनाने हैं। रूल्स बना रही नहीं रही पिछले 2 सालों से। और आज जब श्रमिकों को 290 या 300 रुपये मिलना चाहिए था, 202 की जगह 232 रुपये के आसपास शायद किया। मुझे लगता है ये उनके साथ धोखा है। और ये करके ममता दीदी ने फिर स्पष्ट ये दिखाया है कि चाय बागान के श्रमिकों के हितों के लिए वो नहीं है और सिर्फ एक इंटरिम जो है थोड़ी सी बढ़ोतरी करके जो भारत के संसद भवन में जो कानून पास हुआ था उसको लागू नहीं करेंगे, ये एक बार साफ साफ उन्होंने दिखाया है। जहाँ तक आपने बताया कि चाय बागान के लिए बहुत काम करते हैं, देखिए बहुत सारे चाय बागान बंद है, प्रोविडेंट फंड उनमें जमा नहीं होता, ग्रेच्युटी उनको नहीं मिलता, मिनिमम वेज उनको नहीं मिलता, वो जिस घर पे रह रहे हैं उन घर का उनके पास पट्टा नहीं है। मतलब सिर्फ उनको एक जो है एक मशीन की तरह जो है चाय पत्ती टीपने के लिए उपयोग में लिया जाता है और वोट के समय में वोट बैंक के रूप में उनको देखा जाता है। और ये बढ़ाया भी, एक तो ये बढ़ाना अपने आप में गलत है। उनका मिनिमम वेज 290 से 300 रुपये होने चाहिए। इसके लिए हम जो भी केंद्र सरकार की तरफ से, लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी हम प्रेशर कर सकते हैं हम जरूर करेंगे। और मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि चाय बागान के श्रमिकों को, सिंकोना बागान के श्रमिकों के कम से कम 300 रुपये उनको मिनिमम भत्ता रोज का मिलना चाहिए। और उनके बाकी अधिकार सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार से हम निवेदन करेंगे कि थोड़ा प्रेशर बिल्टअप करके जल्द से जल्द ये रूल्स बन जाए और ये कानून लागू हो, जिससे उनको जो है उनकी हेल्थ की सुविधा, ESI अस्पताल की सुविधा और बाकी जो अन्य सुविधाएं जो उसमें उल्लेखित हैं वो सब अधिकार उनको मिले। मैं ऐसा मानता हूं कि ये 15% या 30 रुपये जो बढ़ोतरी की है ये सिर्फ वोट के समय में एक दिखावा है, लेकिन श्रमिकों का असली अधिकार 300 रुपया है। और जब तक 300 रुपया का अधिकार उनको नहीं मिलता, इसका मतलब ये समझिए कि हर एक श्रमिक का 70 रुपया ममता दीदी आज के डेट में खा रही है। ये तो रही वेजेस की बात। अब हम बात करते हैं सिलड़ी महकमा परिषद चुनाव को लेकर के। राजू जी, हम एक तरफ देखते हैं 2021 का विधानसभा चुनाव जिसमें भाजपा को हार मिली। 2022 में भी हम कॉरपोरेशन चुनाव की देखें, पहाड़ और समतल दोनों में भी भाजपा का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। एक बार फिर भाजपा अपने मैनिफेस्टो और अपने प्रत्याशियों के साथ महकमा चुनाव में उतरी है, किस उम्मीद के साथ? पहली बात देखिए, भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। पश्चिम बंगाल में अगर मैं विधानसभा की बात करूँ, 10% जो हमारा वोट बैंक होता था आज वो 38% है और TMC से मात्र 3% कम रह गए थे। दूसरी बात, जहाँ तक कॉरपोरेशन की बात है, आप सब ने देखा स्टेट में उनकी सरकार होने की वजह से उनको एडवांटेज था पुलिस प्रशासन का और बाकी कार्यक्रम करने को उनको ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध थी, उनके पास पैसा भी था। क्योंकि इतने घोटाले होते हैं, चावल से लेकर के जो है हर चीज़ के अंदर में इतने घोटाले होते हैं, तो ओबियसली उनके पास मशीनरी ज़्यादा उपलब्ध थी। उसके बावजूद भी जो है हम 2 से बढ़ कर के 5 में गए हैं। आज पश्चिम बंगाल में एक मजबूत ओपोजिशन पार्टी की रूप में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और हम इससे हार मानने वाले में से नहीं है। आप देखिए 10% से 38% किसको कहते हैं, और हमने तो देखा है इससे पहले कोई भी ऐसा प्रांत या देश में भी इतना बड़ा एक साथ जनादेश नहीं मिला है और पश्चिम बंगाल की जनता ने भरोसा दिखाया है। मैं इतना कह सकता हूँ, बीजेपी ही एकमात्र भविष्य है पश्चिम बंगाल का और TMC का अंत समय आ चुका है। अब वो कितनी जल्दी आती है, 2 साल लगेंगे या 4 साल, मैं उसकी टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर है कि इसके बाद का जो भी चुनाव होगा
उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय दो मत नहीं है। और हम राजनीति में इसलिए नहीं है कि हमें अपनी सरकार बनानी, हमको पावर के हम भूखे हैं, हमारा कतई ये उद्देश्य नहीं है। मोदी जी ने जो 8 साल में किया है, सेवा, गुड गवर्नेंस से लेकर के गरीब कल्याण की योजनाएं जो उन्होंने चालू की है, राजनीति हमारे लिए सेवा है, जनता के लिए कुछ अच्छा करने का एक ये प्लेटफॉर्म है, हम उसको इस रूप में देखते हैं। और देश हित में, राष्ट्र हित में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का जीतना पश्चिम बंगाल की जनता के लिए भी और समस्त देश के लिए भी मुझे लगता है आज के दिन में बहुत आवश्यकता बनती दिख रही है। और मैं एक बार फिर इस बात को दोहराता हूँ, भविष्य बीजेपी है, इसमें कहीं भी दो राय नहीं है। ये वही पार्टी है, जब 2 सांसद होते थे फिर भी हमने संघर्ष किया, और संघर्ष ही जीवन में सफलता दिलाती है, और बगैर संघर्ष के कुछ मिलता भी नहीं। हम संघर्ष करेंगे, हम ओपोजिशन में हैं, हम ओपोजिशन की सारी जिम्मेदारी और दायित्व को निभाएंगे, और जब भी चुनाव होगा मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जहाँ तक महकमा परिषद का आपने बताया, मैं पिछले 4 दिन से चुनाव प्रचार में हूँ और अभी भी मैं लौटा हूँ। मैं ऐसा देख रहा हूँ कि बीजेपी जीते या न जीते, लेकिन टीएमसी बीजेपी को जरूर जिताएगी। मैं जितने भी जगह गया, सब जगह जो है इनके बागी लोग वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारा जो भविष्य है टीएमसी के नेताओं को, वो भविष्य आज ही उनको दिख रहा है, इस बात की मुझे खुशी है। मैं इतना कह सकता हूँ, जो पिछले 4 दिन में जो मैंने जितना भी क्षेत्र में मैं गया, सभी 4 ब्लॉक में मैं गया, अलग अलग पंचायत में मैं गया, लोगों के मन में एक भाव है कि वो चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी की महकमा परिषद बने। उनको बस जनता को एक विश्वास चाहिए कि आप जीत सकते हैं। और मुझे लगता है कैंपेन तो अभी स्टार्ट हुआ है, 26 को वोट डलने हैं, 24 तारीख तक कैंपेन होनी है, तब तक जो है मोमेंटम पकड़ेगी। और मुझे विश्वास है कि पंचायत गठन करने में हम लोग जो है सफलता हासिल कर लेंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। और नॉर्थ बंगाल, विशेष करके दार्जिलिंग सिलीगुड़ी की जनता ने पिछले 15 साल से लगातार से जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में आस्था और भरोसा रखा है, और मुझे लगता है कि वो महकमा परिषद में भी देखने को मिलेगी। राजू जी, एक ये तो रही महकमा परिषद चुनाव की बात, लेकिन जीटीए चुनाव हो रहे हैं और आपने ये कहा था कि हम रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन चुनाव तो हो रहे हैं। इस पर मैं एक छोटी सी टिप्पणी चाहूँगा कि फ़िलहाल जो है पार्टियां पूरे ज़ोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी हैं, पहाड़ में चुनाव प्रचार भी तेज़ हो चुके हैं, भाजपा चुपचाप है, शांत है। सबसे पहले इस पर मैं टिप्पणी करूँगा, उसके बाद मैं किसी और पर बात करूँगा। मेरा ये कहना है कि ये जीटीए अगर चुनाव होता, लीगल होता, तो हम जरूर इसमें भाग लेते और चुनाव लड़ते। ये जीटीए नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, ये एक टेंडर है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं बनी, और हम क्वालिफाइड करते भी नहीं हैं। बहुत सारे पार्टियां और बहुत सारे इंडिविजुअल लोग जो है चुनाव मैदान में उतरे हैं। मैं उनकी आत्मविश्वास को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मेरी तरफ से उन सबको शुभकामनाएं हैं व्यक्तिगत रूप से। और जिस परिप्रेक्ष्य में मैं दार्जिलिंग को देखता हूं, विशेष करके गोरखाओं को देखता हूं, या जिस तरह का षड्यंत्र पश्चिम बंगाल की सरकार का लगातार मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूँ, वो तो आज़ादी के बाद से ही चला आ रहा है, लेकिन 3 साल से मैं प्रत्यक्ष रूप से तो देख पा रहा हूँ। किसी तरह ममता दीदी लीगली इलीगली पहाड़ में अपना कब्जा बना के रखना चाहती है। उसका कारण है कि वो चाहती है पहाड़ से जो अलग राज्य की मांग या स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए जो भारतीय जनता पार्टी बार बार अपनी प्रतिबद्धता दिखाती है, ये वो कर न पाए, और पहाड़ के ऊपर में उनके कुछ नेताओं को, चुनिंदे नेताओं के थ्रू उनका कब्जा बना रहे। ऐसी योजनाओं के साथ पश्चिम बंगाल की सीपीएम सरकार भी यही रणनीति अपनाती थी। आज जो है मैं देख रहा हूँ टीएमसी भी यही करती है। हमारा चुप होने के कारण यही है कि अगर जीटीए चुनाव होते हैं, मैं अभी भी हैं कह रहा हूँ, मुझे लगता है हमारे भविष्य के लिए एक ये बड़ी समस्या आने वाले समय में हो सकती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार
कल को ये क्लेम कर सकती है कि जनता हमारे साथ है और जीटीए के साथ खुश हैं, और इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप करके कोई भी स्थायी राजनीतिक समाधान करे वो उचित नहीं है। हालांकि हम ये बात नहीं सुनेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका एक ये पक्ष मजबूत हो सकता है भविष्य में, ऐसा मुझे लगता है। और जो नेता लोग आज जीटीए के पक्ष में वोट मांग रहे हैं और जीटीए को एक विकास का मेरुदंड बता रहे हैं और गेटवे टू गोरखालैंड बता रहे हैं, मुझे लगता है ये सब छलावा है। क्योंकि इससे पहले भी जो है 2011 से जीटीए जब एग्रीमेंट साइन हुआ तब से लेकर के चुनाव हुए, 5 साल शासन हुआ, उसके बाद भी लीगली इलीगली सब तरह से प्रयोग हुए ही हैं, एक्सपेरिमेंट हुए ही हैं। क्या हम आज जनता को ये बता सकते हैं कि पिछले 11 साल में जब से जीटीए अस्तित्व में आया कोई जनता का 1 रुपये का काम हुआ? कहीं एक भी हमने कोई पब्लिक टॉयलेट बनाया? कहीं भी एक भी हमने कोई पेशाब घर बनाया? टूरिस्ट को लेके हम कुछ कर पाए? हम क्या प्लांटेशन को लेकर के, लेबर को लेकर के कुछ कर पाए? युवाओं के रोजगार के लिए क्या हम कुछ कर पाए? क्या हम जो जीटीए में काम करते हैं कर्मचारी, उनको हम स्थायी कर पाए? मतलब कुल मिला के ये राजू जी, मैं आपको टोकता हूँ। उनका कहना है, मुख्यमंत्री का कहना है कि पहाड़ शांत है, इसके अलावा क्या चाहिए? सब चीज़ विकास हो रहा है, हम डेवलपमेंट बोर्ड बना रखे हैं। देखिए, हर चीज़ के तर्क हैं। डेवलपमेंट बोर्ड में इतना भ्रष्टाचार, उन्हीं के डेवलपमेंट बोर्ड के ही जो सदस्य हैं वही तो रोज आके मीडिया में बता रहे हैं बयानबाजी। मतलब ममता दीदी ने ये देखा कि कुछ नेताओं को पैसा दो और उनको नेतृत्व दो और जो है जनता को बेवकूफ़ बनाओ, ऐसा एक उन्होंने जो है एक पॉलिसी सी अपना रखी है कि उनको पता है करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन वो आंख बंद कर लेती है और ये सोचती है यार ये 10, 15, 40 लोग करप्शन कर रहे हैं ना, करने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको नेता बना के रखो और जनता इनके नीचे दबी रहेगी। ऐसा उन्होंने एक पॉलिसी अडॉप्ट कर रखा है। मतलब किसी प्रकार चुपचाप रहे, किसी तरह जो है मतलब इन नेताओं के थ्रू पुलिस प्रशासन लगा करके उनकी जो है बोलती बंद करके रखे, ऐसा वो इस भ्रम में होगी, ऐसा पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट कर रखा है जितना मैं देखता हूँ। मैं वापस आता हूँ, मेरा ये कहना है कि जो है ये जिस तरह का ये जो जीटीए के ऊपर में ममता दीदी जो प्रेशर दे रही है, मुझे लगता है आज इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर अच्छा होता, ममता दीदी जो केंद्र सरकार ने स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए, गोरखाओं के समाधान के लिए जो वार्ता बुलाई थी अक्टूबर में, उसमें आती, बहुत अच्छा होता। उसमें नहीं आई तो हम वार्ता में कुछ ठोस कदम नहीं उठा पाए, उसके बाद फिर हमको स्थगित करके दूसरी वार्ता के लिए हमको रुकना पड़ा। और जो है अच्छा होता उस वार्ता में आती और अपना पक्ष रखती और केंद्र और राज्य मिल करके कोई ऐसा समाधान निकालती जो स्थायी होती और जनता के हित में होती, ऐसा न करके जीटीए की घोषणा की। और मैं एक बार फिर कहता हूँ, देखिए जीएनएलएफ ने जो मुद्दा लगाया था हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट गए थे, वापस अभी हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है और 21 तारीख से उसकी रेगुलर हेयरिंग होनी है और भी पिटीशन फाइल हो रहे हैं। मैं भी अभी भी ऐसा मानता हूँ कि मुझे विश्वास है कि हम जीटीए चुनाव को रोकने में सफल रहेंगे और जीटीए चुनाव रोकता है तो जो राजनीतिक दल चुनाव में लड़ रहे हैं, मैं उनसे एक ही निवेदन करता हूं, आप मुझे उसके लिए दोष मत दीजिएगा, आपका अधिकार है, आप चुनाव लड़िए। मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं फिर एक बार आपको शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन मैं लार्जर इंटरेस्ट में देखता हूं, आप सभी के भी हितों में हैं और दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता के हितों के लिए भी यही है कि जीटीए चुनाव नहीं हो और ऐसा राजनीतिक समाधान हो जो जनता की अपेक्षा को पूरा करता हो। ऐसा समय फिर बार बार हिंदुस्तान में मिलना मुझे नहीं लगता इतना सरल होगा। आज जिस तरह का केंद्र में नेतृत्व है और जिस नज़र से गोरखाओं को देखते हैं, ये बात जरूर है, बहुत सारे लोगों को मन में लगता है इतने साल तो हो गए आपने कुछ नहीं किया। मैं आज बहुत सारी चीज़ें मीडिया में नहीं बता सकता, लेकिन अंदर खाने क्या बात चल रही, क्या काम चल रहे वो उससे तो मैं वाकिफ़ हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि हमको बहुत जल्दी अधिकार मिलेगा और उस अधिकार के रास्ते में मैं नहीं चाहता जीटीए 1% भी उसके लिए कोई रोड़ा बने और मेरी और हमारी सभी अलायंस पार्टी की, हमारे जितने भी विधायक हैं उन सब की कोशिश ये रहेगी कि हम किसी तरह जीटीए चुनाव को रोकें। राजू जी, पहाड़ के सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि काफ़ी लंबे समय तक बिमल गुरुंग भाजपा के साथ रहे हैं, बीच में किसी कारण से वो तृणमूल के साथ हो गए। इस बीच जब वो अनशन में थे, आप
उनके स्वास्थ्य की हाल लेने के लिए उनके पास पहुंचे, अस्पताल भी गए। आपके पार्टी के कई सारे नेता विधायक भी उनके साथ मिलने के लिए गए। पहाड़ के सियासी गला में चर्चा यह है कि भाजपा बिमल गुरुंग जेएनएलएफ को लेकर आपस में कुछ सीक्रेट सेटिंग चल रही है। वो सीक्रेट सेटिंग कुछ है तो हमारे दर्शकों को बताइए, खासतौर से पहाड़ के दर्शकों को। देखिए, एक बात तो मैं आपको बताऊं, बिमल जी के प्रति हमेशा मेरी सॉफ्ट कॉर्नर है, इसमें कोई दो राय और दो मत नहीं है। उसका कारण है 2019 में जब मैं यहाँ का कैंडिडेट बना और वो दार्जिलिंग से बाहर रहते हुए उन्होंने जिस तरह से मेहनत की, मैंने उसको साक्षात देखा है। और दूसरी बात इसलिए भी सॉफ्ट कॉर्नर है कि गोरखाओं को लेकर के उन्होंने संघर्ष किया, इसमें कोई दो राय नहीं, दो मत नहीं। इस बात को मैंने देखा एक बार कलकत्ता में, जो है जब वो छोड़ करके टीएमसी ज्वाइन किया, उसके बावजूद भी जो है गृह मंत्री जी बता रहे थे वो एक अच्छे नेता है और गोरखाओं के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। और एक गोरखा होने के नाते भी ऑब्वियसली एक रहता ही है और एक बड़े भाई छोटे भाई का संबंध है ही। ये बात जरूर है कि जब 2021 में वो राज्य सरकार के साथ जो भी परिस्थिति रही मिल के आए, उसके बाद उन्होंने जिस तरह से केंद्र सरकार और हमारे नेतृत्व के ऊपर में जो टिप्पणी की, अब क्या मजबूरी रही मैं नहीं जानता उस पर, बट वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो कुछ भी आज तक संघर्ष किया है गोरखाओं को लेकर के, जो प्रयास किए हैं, वो हम नकार नहीं सकते, एक बात। दूसरा बात, जहाँ तक हमारा आपस में गठबंधन का या अंडरस्टैंडिंग का, ये सरासर गलत है। उनकी जीजेएम पार्टी अलग है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं। हमारे आपस में कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई भी समझौता नहीं है, कोई भी गठबंधन नहीं है। हमारा आज भी जो गठबंधन है जीएनएलएफ के साथ, सीपीआरएम के साथ, एबीजीएल, गोरानिमो, सुमिति, इन सब हमारे अलायंस पार्टी के सब हम लोग साथी हैं और गोजामुबी इसका हिस्सा नहीं है। वो आज भी जो है अब अंदर से कितने हैं नहीं है मैं उस पर नहीं कह सकता, लेकिन वो टीएमसी के अलायंस में है, इतना जितना मैं उनको जानता हूँ। और हमारा साफ ये कहना है कि उनकी अपनी आइडियोलॉजी, उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। लेकिन कल को दार्जिलिंग तराई डूवर्स के विषय को लेकर के अगर हम सबको साथ आना पड़ता है, ऐसी आवश्यकता पड़ती है, मैं ज़रूर प्रयास करूँगा। और मैं तो सिर्फ बिमल जी क्यों, अगर मान लीजिए कल को कोई समाधान के प्रति हम लोग उस रास्ते में घोषणा होने का ऐसा कोई अवसर आता है, अगर तब उस दिन मुझे लगता है कि मैं बाकियों को भी अप्रोच करूं, मैं तो सबको ही चाहूँगा सब आ जाओ। आज से भूले भटके कुछ गलत रास्ते पे चल रहे हो, लेकिन अगर उस दिन अगर ऐसा वातावरण बनता है तो मैं तो सबको अप्रोच करूँगा, भैया समय आ गया है, राजनीति बहुत हो गई, जनता को बहुत धोखा दे दिया, अब कम से कम जो है हम अपने लिए, पार्टी के लिए छोड़ करके कुछ इस क्षेत्र के लिए, गोरखाओं के लिए, समाज के लिए सोचे। मैं ज़रूर उसके लिए प्रयास करूंगा, इसमें कोई दो राय। तो ये मुलाकात बस एक औपचारिक थी? कोई मुलाकात थी नहीं, वो अनशन पे बैठे थे, मेरा फर्ज बनता था। कोई व्यक्ति 5 दिन से अनशन पे बैठा है और भले ही वो हमारे अलायंस हो नहीं हो, कल को कोई और विरोधी दल का नेता भी, अगर मान लीजिए हमारा विरोधी दल का भी होगा, वो भी अनशन पे बैठेगा और सही नियत के साथ और सही मुद्दे के साथ। ये भी जरूरी है, कोई भी कुछ भी जो है विषय लेकर के अनशन पे बैठे नहीं, तो मैं ज़रूर जाऊंगा और मुझे लगता है मानवता के नाते जाना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने गोरखाओं को लेकर के संघर्ष किए, उनके साथ तो जरूर जाना चाहिए। राजू जी, एक तरफ हम ये देखते हैं कि आप संसद में लगातार गोरखालैंड की मांग को उठा रहे हैं, साथ ही साथ आपकी पार्टी के विधायक विधानसभा में भी मांग उठा रहे हैं, लेकिन बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी एक बैठक में शामिल हुए और उस बैठक में उन्होंने कहा अपने पार्टी के सभी नेताओं से कि अलग राज्य की मांग आप लोग ना उठाएं। इस तरह की बात उन्होंने कुछ कही है और ये सियासी गलियारों में इसकी चर्चा बहुत तेज़ है और खूब इसको लेकर के एपिसोड भी बने हैं। इस पर क्या ऐसा तो नहीं है कि भाजपा की दोहरी नीति काम कर रही है? आप मांग उठा रहे हैं, नड्डा जी कह रहे हैं कि मत उठाओ। मेरा बहुत स्पेसिफिक और बहुत सीधा इसका उत्तर होगा। उन्होंने कहा कि अलग राज्य के विषय को लेकर के सोशल मीडिया में बयानबाजी मत करो। कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं होगा या हम नहीं करेंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक कदम आगे चल के ये बताया कि अगर अलग राज्य बनाना होता है, जैसे
तेलंगाना के बारे में उन्होंने उदाहरण भी दिया। हमारे यहाँ जो है केंद्रीय समिति उसके ऊपर में जो है निर्णय लेती है और उसकी घोषणा करती है। मुझे लगता है इसमें कोई भी जो है मतलब विवाद वाला विषय है ही नहीं। विवाद तो वो था जब ममता दीदी आई अलीपुर द्वार में, वो धमका के गई अलग राज्य होगा, मैं अपना खून दे दूंगा, दे दूंगी या जो है मर जाऊंगी, होने नहीं दूंगा, जो भी था मैं उस पर नहीं जाता। और लेकिन उनका जो बयान था कुल मिला के ये था कि आप जो है क्योंकि आए दिन एक अलग राज्य की मांग उठती रही है, कभी नॉर्थ बंगाल, कभी राड़ बंगला, कभी जंगलमहल, कभी जो है कलकत्ता को यूटी, तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो उनका ये कहना था कि एक जिम्मेदार व्यक्ति और नेता होने के नाते जो है सोशल मीडिया और मीडिया में इस तरह के बयान आप लोगों को नहीं देना चाहिए। उनका एक ये सीधा सीधा सुझाव था। और करने के लिए जब हम जाएंगे तो उसकी एक प्रक्रिया वो भी उन्होंने बताया। रही बात दार्जिलिंग तराई डूवर्स की, ये विषय तो ऐसा है कि उसी पार्टी ने लिख के दिया है। मतलब बोलने वाला विषय जो अंदर सांगठनिक बैठक में क्या विषय हुआ उसकी चर्चा तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी ने संकल्प पत्र में लिख करके दिया है हम स्थायी राजनीतिक समाधान करेंगे, भारत के संविधान के अंतर्गत करेंगे, हमको उतना ही चाहिए और उससे ज़्यादा हम कुछ मांग भी नहीं रहे। सो मुझे लगता है इसमें किसी तरह का विवाद को जन्म देना या उसको तूल देना ये बेवकूफ़ी है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जनता को भ्रमित करने का एक बार दोबारा काम हो रहा है। अगर यहाँ पे ममता दीदी 2021 में आकर के कुछ बयान दे रही थी और इस बार आकर के धमका के गई है, विरोध होना चाहिए तो उसका होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो पहाड़ की जनता को किन शब्दों में अभी भी आश्वस्त करेंगे आप? मैं यही कहूँगा, हमें बहुत 12-13 साल लगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं पिछले 10 साल में क्या हुआ मैं उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन पिछले 3 साल में मैंने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ जो है जनता के हित को सर्वोपरि रखते हुए काम किया है और हमारा काम बहुत आगे तक भी बढ़ा है। मुझे पूरा विश्वास है इसी सरकार से, इसी पार्टी से गोरखाओं को न्याय मिलेगा और पश्चिम बंगाल से हम कोई अपेक्षा रख ही नहीं सकते और विशेष इस टीएमसी गोरखाओं को लेकर के कुछ करेगी नहीं। हमारे कुछ भी संभावनाएं हैं तो वो केंद्र सरकार से ही है, वो मोदी जी और अमित शाह जी से ही है, मेरा ये स्पष्ट कहना है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि जीवन में बहुत परिश्रम करना पड़ता है और हमने भी बहुत 100 साल से किया है, बहुत आंदोलन हुए, बहुत सारे लोगों को हमने खोया है और बहुत अन्याय अत्याचार हमारे ऊपर हुआ है। मैं इस बात से वाकिफ़ हूँ। मैं आपका बेटा और आपका भाई होने के नाते प्रयासरत हूँ और मैं छोड़ूंगा नहीं। और मैं इतना कहता हूँ कि सत्य होता है, कठिन होता है, परिश्रम करना पड़ता है, देर होता है, समय लगता है, लेकिन हम उस टनेल से गुजर रहे हैं जहाँ बहुत अंधेरा है, लेकिन थोड़े से आगे जाएंगे तो रोशनी ही रोशनी है। मुझे उस रोशनी की किरण की उम्मीद के साथ मैं अपनी राजनीति कर रहा हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके लिए जो आपने सोचा है मैं ज़रूर उसको पूरा करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी अपना इतना बहुमूल्य समय देने के लिए। हम एक बार फिर इन्हें लेकर कई मुद्दों को इनसे बातचीत करने के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए सन एक्सप्रेस। धन्यवाद।